हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गवर्नर जनरल या वायसराय। तो भारत के जितने गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, साथ ही बंगाल के जो गवर्नर हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने की आगे संभावना भी है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टेस्ट के थ्रू उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन तीसरा है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन चौथा है लॉर्ड क्लाइव। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे और उस संस्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है, जो सही नहीं है उसको आपको यहाँ पे बताना है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय लॉर्ड क्लाइव को था। ऑप्शन तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे, उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर कौन सा इसमें गलत होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी। विलियम बेंटिक सबसे बड़े प्रशासक तो नहीं थे, लेकिन ये समाज सुधारक जरूर थे। इसने भारतीय समाज में कई सुधारक कानून पारित करवाया था इन्होंने, और ये ब्रिटिश राज को संग्रहित करने का काम किए थे, बट ये सबसे बड़े ब्रिटिश शासक नहीं थे। और बाकी इसमें ऑप्शंस सही हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। आपको बताना है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर के द्वारा दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन तीसरा है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। सुरक्षा प्रकोष्ठ जिसे रिंग ऑफ फेंस भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, घेरे की नीति भी इसको कहा जाता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फेंस भी कहा जाता है। तो ये जो संबंधित है ये है वारेन हेस्टिंग से। तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ फ्रेंड, ये जो बफर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से लिया गया है। अपने राज्य के, अपने देश के जो बाउंड्री है और दूसरे एक मजबूत देश के बीच में बफर स्टेट का बनाना ही एक तरह से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति था, जिसको वारेन हेस्टिंग ने दिया था। इससे पहले भी बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया गया था जब फ्रांसीसियों ने अवध को बफर स्टेट बनाया था, लेकिन यहाँ पे वारेन हेस्टिंग को टिक किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन चौथा है लॉर्ड क्लाइव। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का कार्य किया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने, और इसको शुरू किया था लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में। ये फ्रेंड्स द्वैध शासन था, ये प्रांतों और केंद्रों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे द्वैध शासन का मतलब ये था कि जो दीवानी संबंधित जो कार्य थे, राजस्व वसूली से संबंधित, वो भारतीयों के हाथों में दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, और जो सैनिक से संबंधित कार्य थे, सुरक्षा से संबंधित, वो जो है कि अंग्रेज करते थे। तो यही ड्यूल शासन प्रणाली थी, और इसको समाप्त करके वारेन हेस्टिंग ने ये सारे अधिकार जो भारतीयों को दिए गए थे वो उसको भी उसने छीन लिया, और ये सभी अंग्रेज देखने लगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन तीसरा है लॉर्ड एटली, ऑप्शन चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की।
फ्रेंड्स, न्यायिक संगठन की जगह आपको पुलिस सुधार भी दे सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना, पुलिस सेवा की स्थापना, सिविल सेवा का जनक भी इसको कहा जाता है, और साथ ही इसने स्थायी बंदोबस्त भी स्टार्ट किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इससे संबंधित है। तो ज़रूर फ्रेंड, टेस्ट के बाद एक बार अपनी बुक को पलट कर देखें ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला गया था। ठीक है फ्रेंड, महाभियोग, तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, महाभियोग किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया था। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग के कुछ अन्यायपूर्ण कार्यों की वजह से उस पर महाभियोग ब्रिटिश संसद में चलाया गया था, और जिसको बाद में इसमें बरी कर दिया गया था। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है। ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है बलिया, तीसरा ऑप्शन है गाजीपुर, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ पे है। तो फ्रेंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1802 की बशीन की संधि किसके कार्यकाल में हुई थी। बशीन की संधि, आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेलेजली। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, 1802 की बशीन की संधि जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी, उस समय कौन कार्यरत था गवर्नर जनरल के रूप में। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल 1898 से 5 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको 1798 से 5 तक, तो आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 5 तक था, उसी में 1802 में बशीन की संधि अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला, फ्रेंड्स यहाँ पे आया है तो ध्यान रखना है, पहला मराठा सरदार था। आपके पास ऑप्शन है रघुजी भोसले, दूसरा ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन तीसरा है पेशवा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी है दौलतराव सिंधिया। फ्रेंड्स, अभी ऊपर वाले प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसका प्रश्न आप लोग को अनुमान लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो बशीन की संधि के थ्रू ही इसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल, वो भी किसका, भारत का, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, अक्सर हिसाब में पूछा जाता है, तो इस पर ज़रूर बताइए इसका कमेंट करके आंसर। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं कहीं वारेन हेस्टिंग्स को भी मानते हैं, लेकिन विलियम बेंटिक ही हर जगह माना जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का पहला गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव था, और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, लेकिन ये बंगाल का ही गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल हो गया था, और रॉबर्ट क्लाइव केवल गवर्नर था। और विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, पहला वायसराय, भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और बंगाल का पहला गवर्नर। तो ये चारों ऑप्शंस में दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसको आप जरूर में ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक, ये प्रथम आ गया तो आपको ध्यान में रखना है कौन। तो आपके पास ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, तीसरा ऑप्शन है पंजाब के दलीप सिंह, और चौथा ऑप्शन है नागपुर के भोसले। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए फ्रेंड्स, सहायक संधि। तो सहायक संधि स्टार्ट किया था वेलेजली ने, और उसको सबसे पहले किस भारतीय शासक ने स्वीकार किया था, तो वो है हैदराबाद के निजाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की फ्रेंड्स आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन हैं हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन बी है जोधपुर के राजपूत, ऑप्शन सी है इंदौर के होलकर,
ऑप्शन डी है मैसूर के शासक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इसका सही आंसर होगा सहायक संधि न स्वीकार करने वाला जो था वो था इंदौर के होलकर। बाकी हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजपूत और मैसूर के शासक, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। तो ये फ्रेंड्स सहायक संधि को सबसे पहले जो स्वीकार करने वाला था वो था हैदराबाद का निज़ाम, फिर उसके बाद मैसूर और उसके बाद अवध। हैदराबाद जो 1798 में भी इसको स्वीकार कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी रियासतों का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, सही कालानुक्रम आपको बताना है। पहला है हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा सिंधिया। तो हैदराबाद फ्रेंड 98 में, मैसूर जो हुआ था 99 में, अवध को मिलाया था इन्होंने 01 में 1800, और सिंधिया को जो मिलाए थे वो मिलाए थे जो कि 1804 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनके डेट्स थोड़े से दो आपको क्लियर हो जाएंगे। 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर, और अवध को 1801 में और सिंधिया को 1804 में। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाले हैं फ्रेंड्स। और जो विलय नीति आएगी, हड़प नीति आएगी, वो अलग होगा। आपको ध्यान में रखना है सहायक संधि और जो व्यापकगत जो नीति है उसके थ्रू जो देशी रियासतों का जो विलय किया गया था, दोनों में अंतर आपको ध्यान देना है। तो इसका सही जो कालानुक्रम होगा वो होगा ए, हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया, 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था? पहले तो ये है, अगर हमको पता चल रहा डेट तो हम लोग बता देंगे कौन सा गवर्नर जनरल था। तो ये फ्रेंड हुआ था 1814 से 16 के बीच। तो 1814-16 के बीच जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग था फ्रेंड्स, जो 1813 से 23 तक कार्यरत था। तो इसी के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो 1816 में ख़त्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था, ये भी आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच चला था फ्रेंड। तो ये भी आपको डेट ध्यान रखना है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध थे। और कार्यकाल हमने देखा ही, हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 23 तक था, तो इस तक अंतर्गत तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? आपके पास ऑप्शन है विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, चौथा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक को जो है कि सुधारक कहा जाता है, और इसने कई जो कुप्रथाओं पे प्रतिबंध लगाया था, जैसे सती प्रथा था, और इसने जो है कि ठगी प्रथा को भी प्रयास किया था और उसको समाप्त भी कर दिया था कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में। और बाकी जो है कि इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, और मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना इसने कराया था कोलकाता में। ये विलियम बेंटिक भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ऑप्शन है कैप्टन स्लीमन, ऑप्शन बी है लॉर्ड ऑकलैंड, सी है जेम्स आउटरम, डी है लॉर्ड एलनबरो। जल्दी से अपना आंसर बताइए, ठगों के दमन से कौन संबंध है? तो फ्रेंड, ठगों का दमन जो हुआ था वो विलियम बेंटिक के समय हुआ था, और उसने जो भेजा था जिसको कैप्टन के रूप में, वो था कैप्टन स्लीमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय प्राप्त की गई थी। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, सी लॉर्ड एलनबरो के समय,
और डी लॉर्ड ऑकलैंड के समय। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, सिंध विजय कब प्राप्त की गई थी। फ्रेंड्स, सिंध विजय 1843 में प्राप्त की गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो 1843 में कौन सा गवर्नर जनरल था आपको बताना है। तो 1843 में जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलनबरो। ये 1842 से 1844 तक था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया गया था। दास प्रथा, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछा एग्जाम में। पहला ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड एलनबरो। तो उन्मूलन फ्रेंड दास प्रथा का जो किया गया था वो लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किया गया था, जिसमें एक कानून बना के इसको पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। और बाकी स्टार्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी किया था, लॉर्ड वारेंग हेस्टिंग ने भी किया था, लेकिन इसको कानून बना के जो पूर्णतः इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था वो था एलनबरो के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में, ये जनरल होगा फ्रेंड्स, कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वारेंग हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव। तो फ्रेंड्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ये फ्रेंड्स 1790 से 92 के बीच चला था और इसके थ्रू श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इस किसके कार्यकाल में हुई थी फ्रेंड, तो ये कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, 1856 में अवध का अंग्रेज राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। ऑप्शन है अपहरण की नीति, ऑप्शन बी है युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी है सहायक संधि द्वारा, ऑप्शन डी है कुप्रशासन के द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, 1856 में अवध का विलय किस कारणों से हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 1856 में अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत नीति के कारण कुप्रशासन का आरोप लगा के इसका विलय कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है 1848 में सतारा का विलय, ऑप्शन बी 1849 में जैतपुर का विलय, ऑप्शन सी 1853 झांसी का विलय, ऑप्शन डी 1803 पर नागपुर का विलय। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसमें से कौन मैच नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो ये विलय का क्रम दिया है ये अंग्रेज डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसी के अंतर्गत इसने विलय किया था। तो इसमें क्रम वाइज है, आपको बताना है कौन इसमें से क्रमित नहीं है। तो ऑप्शन जो है फ्रेंड, तो सही ऑप्शन है वो है डी, नागपुर का विलय 1854 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्रम वाइज है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये नागपुर आएगा तो फोर्थ हो जाएगा। 1848 में पहला राज्य था सतारा, जिसका विलय अंग्रेजों ने किया था। 1849 में दूसरा जैतपुर और संभल थे, इसका विलय अंग्रेजों ने किया था। ऑप्शन तीसरा 1853 में झांसी का विलय किया गया था और 54 में नागपुर का विलय किया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर जरूर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 1853 में, 1848 में, 1850 में, 1856 में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी 1853 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। 1853 में गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था डलहौजी। उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल था 1848 से 56 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान देखना है कि 1853 में प्रथम रेलवे लाइन का स्टार्टिंग किया गया था, गवर्नर जनरल डलहौजी था और ये रेलवे लाइन बम्बई से और ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे जो कंपनी स्टार्ट की थी वो कंपनी का नाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे संबंधित फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ऑप्शन है डफरिन के समय, ऑप्शन बी है डलहौजी के समय, ऑप्शन सी है कर्जन के समय, ऑप्शन डी है कैनिंग के समय। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, अंतिम प्रमुख विस्तार
अंग्रेज़ों ने कब किसके कार्यकाल में किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डलहौजी के समय। डलहौजी जो विलय नीति लाया था उससे अधिकतर क्षेत्रों का विलय कर लिया गया था। उसके बाद राज्यों ने ये विलय वाली नीति छोड़ के मतलब एक विस्तार की नीति वो त्याग दिए थे। तो ये प्रमुख विस्तार डलहौजी के कार्यकाल में ही माना जाता है 1848 से 56 के बीच। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए जोनाथन डंकन प्रथम हिंदी विद्यालय, दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स कोलकाता मदरसा, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसमें सही मैच कौन नहीं है। तो फ्रेंड इसका सही मैच नहीं है वो जोनाथन डंकन हिंदी विद्यालय। तो जोनाथन डंकन जो विद्यालय की स्थापना की थी वो था प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये जोनाथन अनमैच्ड है और बाकी सारे मैच है। वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता मदरसा की स्थापना की थी और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और फिर हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट